तो भाई हम लोग लास्ट लेक्चर में हम जान रहे थे कि भाई जो टीचिंग प्रोफेशन है वो कैसे को रिलेट है विद द सोसाइटी एंड उसके कल्चर के साथ। तो आज की इस वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स इन टीचिंग प्रोफेशन क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई टीचिंग प्रोफेशन जो है वो एक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में एक प्रोफेशनल वर्क होता है जो कि काफ़ी चीज़ें आगे लेके जाता है, समाज की, कल्चर, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें को प्रमोट करता है टीचिंग प्रोफेशन। तो ऑक्यूपेशनल ग्रुप टू बी क्लासिफाइड द प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि ऑक्यूपेशन क्या रहेगा एक व्यक्ति का वो प्रोफेशन ऑक्यूपेशन से पता चलता है। और ये कहीं ना कहीं हर एक एस्पेक्ट्स को लेके चलती है सोसाइटी के। जैसे कि भाई एक व्यक्ति के पास कल्चर, सोशल कौन से बैकग्राउंड से आता है, वो कौन से इकोनॉमिकल चीज़ से आता है, कितना साइंटिफिक टेम्पर, या ये लोग की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीचिंग प्रोफेशन से को रिलेट करती हैं और ये कहीं ना कहीं समाज में ही जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई टीचिंग प्रोफेशन जो है उसमें आपको स्किल की आवश्यकता होती है, पैडागॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। ये 3 प्रकार की ऐसी स्किल्स या कह लो कि तरीके जिसकी वजह से आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बेस्ट हो जाता है। कह सकते हैं कि कुछ हद तक ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की माध्यम से हमें टेक्निक भी पता चल जाती हैं कि हमें कैसे बच्चों को रीइंफोर्स करना है, कैसे उनका असेसमेंट करना है, कैसे हम इफ़ेक्टिवली क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं। छोटे बच्चे की क्लास बहुत हल्ला बोलती है तो कैसे उनको कैसे शांत करना है, कैसे उनका ध्यान जो है वो कंसंट्रेशन है वो सीख करना है टीचर ने। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग स्किल्स होती हैं जो कि एक टीचर सीखता है ड्यूरिंग हर प्रोफेशन, ड्यूरिंग प्री, जैसे कि बीएड करते समय। टीचिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें ट्रेस करता हुआ चलता है, लाइक समाज का बिहेवियर, कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स कंट्री है हमारी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है डायमेंशंस लेके चलता है एक प्रोफेशन जिसे हम टीचिंग प्रोफेशन कहते हैं, ठीक। ये फॉर्मल कह सकते हैं कि बंदा इसमें फॉर्मली ट्रेंड होता है और अपनी एक्सपर्टीज़ लाता है नॉलेज की, अपना प्रोफेशनल कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे उसके एथिक्स होने चाहिए क्लासरूम में, कैसे वो अपनी सत्ता वो उसमें उस एरिया में इनकम्पास कर पाएगा। तो टीचिंग प्रोफेशन में 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए होती है। टीचिंग स्किल्स हो गई, पेडागोजिकल थियोरीज हो गई, कि जैसे कि प्याजे ने कौन सी थियोरी दी है, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्यों वाइगॉस्की क्यों कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए, इंटरेक्शन से बच्चा अपना लैंग्वेज को सुधार रहा है। तो ये सारी जो है थ्योरीज हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट दे चुके हैं, सोशोलॉजिस्ट दे चुके हैं बहुत सारे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक क्लास होती है, पुअर और रिच वाली कोई क्लास होती है। तो इस समाज को समझने के लिए, बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए, बिहेवियर को समझने के लिए ये टीचिंग प्रोफेशन में ये एक पेडागोजिकल थ्योरीज जो काफ़ी रोल प्ले करती हैं। तो टीचर को इनमें भी प्रैक्टिस करके इस पे साउंड होना होगा, मतलब कि इन थ्योरीज को समझते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, अपनी क्लासरूम में इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इसको आत्मसात करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस स्किल्स को। तब जाके उसको ये पता चलेगा कि अच्छा ये होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये अप्रोच। अच्छा वाइगोस्की कहते हैं कि भाई इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, क्लासरूम में इंटरेक्शन करवाई, खुले क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस की भरमार करवा दी। क्लास में कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे, कि बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। तो आपने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपका सब्जेक्ट भी उसमें क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, इनकरेज करा आपने। ये आपकी एक्टिविटीज़ जो आप करवा रहे हो, ये कहाँ से सीखा आपने,
एक साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से, या फिलॉसफी क्या कहती है, ये कहते हैं ना जो सोक्रेटिस था वो कैसे जो क्वेश्चनिंग के माध्यम से अपनी बातचीत रखता था, वेस्टर्न फिलॉसफी आती है। मेटाफिज़िक्स क्या होती है, मेटाफिज़िक्स होती है कि भाई जो क्वेश्चंस जो फिज़िक्स के भी परे चले गए उसको मेटाफिज़िक्स कह देते हैं, जो इस वर्ल्ड में है ही नहीं उसके बारे में वो बातचीत कौन कौन होगी, मेटाफिज़िक्स होगी। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि नॉलेज, तो फिलोसॉफिकल भी उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, सोशोलॉजिकल भी हो, लाइक सोशल वैल्यूज़ कैसे, क्यों फैमिली ज़रूरी है, क्यों फ्रेंडशिप ज़रूरी है, ये सब चीज़ें समाज की, कि समाज में डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस भी हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू सम रीजंस। तो एक टीचर होगा तो वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव सेट कर पाएगा जब वो उसको पता होगा इन सब थ्योरीज़ के बारे में। तो अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है उसको साउंड कर पाएगा, साउंड मतलब एक इम्पैक्टफुल क्रिएट कर पाएगा बच्चों के ऊपर कि हाँ ये टीचर हमें कंसेप्ट सिर्फ रटवाता नहीं है, हमें अडॉप्ट करवा देता है, मतलब कि दिमाग में ऐसे फिटिंग होती है ना, जैसे कि हाँ एप्लीकेबल, जो नॉलेज एप्लीकेबल हो, मतलब कि हम अप्लाई कर सके अपने रियल लाइफ में, वो नॉलेज अगर बच्चे को मिल रहा है तो कहने का मतलब है उसकी पैडागोजी सबसे बेहतरीन है। तो थियरी इज स्टेज स्पेसिफिक और नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। क्या होती हैं कि भाई जैसे कि मान लो ये तो हो गई टीचिंग स्किल्स होती हैं कि भाई आपने लेसन प्लान कैसे किया, इंस्ट्रक्ट कैसे किया, कितने मिनट में कितना लेक्चर ख़त्म किया, कौन सा क्या आपने प्लानिंग करी हुई है बहुत अच्छे तरीके से बिफोर टीचिंग, ठीक है। जब आप क्लासरूम में जाते हो उन सबको एप्लीकेबल करते हो तो वो हो जाती है टीचिंग स्किल्स, कि क्लासरूम में आप कैसे चुप करवाते हो बच्चे को, कैसे अडाप्ट करते हैं बच्चे आपकी सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, आप किस तरह से बोलते हैं, अपने कम्युनिकेशन कहती है, तो ये टीचिंग स्किल में आ गया। दूसरा होता है पैडागोजिकल थियरीज, लाइक जो सोशोलॉजिस्ट हैं पैडागोजिकल जो हमें बता गए कि ऐसा तरीके से कोई तरीका या कोई मेथड या कोई अप्रोच जो बता गए हैं या उन्होंने अप्लाई करी होगी, एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे अपनी लाइफ में, तो वो टीचर कैसे यूज़ कर सकता है क्लासरूम में इफ़ेक्टिवली, ठीक है। तीसरा आता है प्रोफेशनल स्किल्स, ये सबसे ऊपर अगर और भी अपग्रेड करना है ना एज अ टीचर आपको, तो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स सीखनी होगी जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स हो गए, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स हो गई। किसी को समझने के लिए मान लो कि आप किसी तबके को, मतलब 7 से 12 साल के बच्चे की मनोदशा को आप समझ लेते हो अच्छे से, उसके बारे में पूरी रिसर्च कर डालते हो, पीएचडी कर डालते हो, तो डेफिनेटली आप उस आपके दिमाग में इतना नॉलेज हो जाता है कि भाई आप उनको एडवाइस कर सकते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स उसको बता सकते हो। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं जो कि अपर लेवल की होती हैं, टीचिंग से भी ऊपर, कि जब आपको सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, आप उसको अपनी रियल लाइफ से भी उसको हेल्प कर सकते हो, तो वो हो जाती है प्रोफेशनल स्किल्स। काउंसल कर सकते हो, किसी को समझ सकते हो, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स हो गए, आजकल तो सब हर चीज़ कंप्यूटर पे हो रही है, हर चीज़। तो कंप्यूटर स्किल्स जिसको आ गई ना, डेफिनेटली वो बहुत ही आगे चला जाता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग, कैसे आप इंफॉर्मेशन को बच्चे के दिमाग में फिट कर रहे हो। मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आपको 40 मिनट मिले हैं क्लास में तो आप कैसे उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, 5-5 मिनट को डिवाइड करके। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लाइफ लॉन्ग सीख सकते हो और प्रोफेशनल स्किल्स कहलाती हैं। अमेलगमेशन टीचिंग स्किल्स। अब ये सभी मिल मिलाकर आपके टीचिंग प्रोफेशन को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देते हैं। एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑप्टिमम डेवलपमेंट कैसे होता है कि जब वो शारीरिक तौर से, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली हर चीज़ से साउंड हो, हर चीज़ से वो एक्टिव हो, क्रिएटिव हो,
क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी सोच पाने की शक्ति हो, कुछ भी चीज़ करने में वो हिचकता ना हो, हमेशा आगे हो। कहने का मतलब है कि उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। वैसे ही एज अ टीचर, टीचिंग प्रोफेशन कैसे साउंड होगा, ये 3 के अमेलगमेशन की वजह से। टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल थियोरीज और प्रोफेशनल स्किल्स, इन तीनों अगर उसके पास हैं तो डेफिनेटली उसके एटीट्यूड में चेंजेस, नॉलेज में चेंजेस, स्किल में चेंजेस, ये सभी क्या चेंजेस लाते हैं, एक डेवलपमेंट, एक टीचर के जीवन में चेंजेस लाते हैं और ये आगे बढ़ाने में उसे मदद करते हैं। इसका ही सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स का नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन टीचर एजुकेशन। कि कैसे जो हमारी हिस्ट्री है एजुकेशन की, कि भाई एजुकेशन कहाँ से मिलना शुरू हुई थी और अभी तक कितने उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मिडिवल हो गया, मिडिवल पीरियड हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिडिवल पीरियड, जो कि 2500 BC बिफोर क्राइस्ट के पहले, 2500 पहले, 2500 साल पहले से ही एजुकेशन एंशंट मिडिवल पीरियड कहलाता है, जिसमें पढ़ाई शुरू हो गई थी हमारी। और ये एजुकेशन जो बेस्ड होती थी ना, बेसिकली वो हर एक प्रकार की एजुकेशन होती थी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ग्रंथ या अध्यात्म के बारे में ही पढ़ाया जाता था, हर चीज़ के बारे में, आपको लाइफ कैसे जीनी है, आपको जीवन में अर्न कैसे करना है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती थी। 500 BC में जब बुद्धिस्ट आए तो बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स थी वो भी कहीं ना कहीं लर्निंग्स प्रोवाइड करती थी। फिर उसके बाद मुस्लिम पीरियड आया, जब अल्लाह या ये सब लोग आए, तो ये सारी चीज़ें। ब्रिटिश पीरियड 700, और ब्रिटिश पीरियड भी हमें कई सारे एजुकेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं। टीचर एजुकेशन इन इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया, और moreover socio-cultural changes in the society impact the content and objective of education। और यही जो सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव है समाज में, काफ़ी हद तक क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन में जो कंटेंट चल रहा होता है या उसके जो उद्देश्य होते हैं वो काफ़ी डिफर करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोशल चेंज, the question arising why education should be reorganized in response to the changes। अब इस एजुकेशन चेंजेस हम देख रहे हैं कि कितने चेंजेस सोसाइटी की वजह से आ रहे हैं, तो क्यों ना इस एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी चेंजेस लाई जाए समाज में रियलिटी को देखते हुए। क्या ऐसे कारण है कि जो एजुकेशन है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती सोशल चेंजेस में। हम कहते हैं ना एजुकेशन रिफॉर्म लाएगी सोसाइटी में, तो एजुकेशन को ही रिफॉर्म करना है या सोसाइटी के कल्चर को रिफॉर्म करना है। बात तो इसी की होनी चाहिए ना, शिक्षा में चेंजेस या सोसाइटी में चेंजेस। सोसाइटी में चेंजेस आएंगे ना। सोसाइटी एजुकेशन विल लॉस इट्स सोशल रेलिवेंस इफ इट डज नॉट चेंज, readjust itself changing realities, aspirations and priorities। सारी चीज़ें educational aims ideals needs to reinterpret it in the every period of human history in the light of changing societal concern and priorities। यहाँ पे कुछ बताया है कि भाई सामाजिक बदलाव और एजुकेशन कभी भी एक साइड से नहीं हो सकते, दोनों क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। एजुकेशन नो डाउट इट इज़ अ पोटेंट एजेंट ऑफ सोशल चेंज। कोई शक नहीं है इसमें कि एजुकेशन क्या कर सकता है, समाज में चेंजेस ला सकता है।
but at the same time influence the social cultural changes that take place in the society. और ये क्या कर सकता है, समाज में चेंजेस लाने की क्षमता रखता है एजुकेशन. Consequently is the obliged to reorganize itself in the tune with the changes social cultural reality of the society. In the ancient period में क्या होता था, तो scripture and the religious text were the major component of education curriculum. कहने का मतलब है कि जो भारत में जो शिक्षा एंशियंट पीरियड में जो शिक्षा दी जाती थी वो स्क्रिप्चर में होती थी, रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, उसमें धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं कि उसमें होते थे, मेजर कंपोनेंट होते थे एजुकेशन सिस्टम का. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मान लो कोई आश्रम वगैरह होते थे तो वहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती थी वो स्क्रिप्चर या रिलीजियस टेक्स्ट ही होते थे. दूसरा अगर हम देखें तो आश्रम में कौन रहता था, गुरु होते थे, जो कि काफ़ी इंटीमेट रिलेशन होता था गुरु और शिष्य का. गुरु शिष्य के लिए होता था और शिष्य गुरु के लिए होता था. काफ़ी इंटीमेट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल एक दूसरे के लिए वो काम करते थे बिना किसी स्वार्थ के. वॉज प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. विद इन द एडवेंट ऑफ बुद्धिज़्म, जैसे ही आश्रम और गुरु की जो स्थापना थी वो खत्म हुई तो बुद्धिस्ट का जन्म हुआ. बुद्धिस्ट एजुकेशन बिकेम more organized and larger organized institutions were established in the number of places. अब बुद्धिस्ट ने क्या किया कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पहले कम थे, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन खोले, क्योंकि वो देख रहे थे ना कि भाई सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों पढ़ रहे हैं, जो शूद्र हैं या वो निचली जाति के जो लोग थे वो नहीं पढ़ रहे थे. तो बुद्धिस्ट ने क्या किया, इसको मोर ऑर्गेनाइज कर दिया और लार्जर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले. फिर आया मिडिवल जिसमें कहते हैं मुगलों का राज आया, तो उसमें इन्फ्लुएंस किसका था, इस्लाम का. पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, पार्शियन जो भी. लिटरेचर बिकेम एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल करिकुलम. जो भी लिटरेचर लिखता था उस टाइम पे, जो भी कुछ उस समय के लिटरेचर हमें देखने को मिलते हैं वो क्या हो जाते थे, एसेंशियल एजुकेशनल करिकुलम था. ब्रिटिश पीरियड आया तो एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई जो एंशियंट टाइम था वो संस्कृत में था, बुद्धिस्ट भी संस्कृत में ही, पाली में था. फिर उसके बाद मिडिवल जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में है. फिर भाई जो मॉडर्न आया वो इंग्लिश लैंग्वेज टोटली चेंज होगी. तो टाइम के साथ जो लैंग्वेजेस हैं वो चेंजेस होती गई, बट जो टेक्स्ट था, जो पढ़ाने का जो था, वो धर्म ग्रंथ हुआ करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट होते थे. ये सभी रिलीजियस टेक्स्ट को ही पढ़ाते आए हैं. बस एक ब्रिटिश पीरियड्स यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन, और जो एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश वालों ने चलाया था वो सिर्फ ह्यूमन पावर को क्या करना चाहते थे, प्रोड्यूस करना चाहते थे, ताकि ये थोड़े पढ़ लें और हमें हमारे लिए काम कर सकें. However, the indigenous system also continue along with the English system for the sometimes. अब जो इंडिजीनियस मतलब कि हमारे इंडिया का जो नॉलेज सिस्टम है, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश में ही चला. उसके बाद भी जब हम आज़ाद होने के बाद भी इंग्लिश सिस्टम ही चल रहा है. तो कहने का मतलब है कि हम इतनी जल्दी अडॉप्शन नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज में. संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो लिटरेचर बन चुकी है, अर्थमेटिक एपिक्स जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत हो गया, रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, एंशियंट वर्क लाइक जो पंचतंत्र हो गया, हितोपदेश हो गया, जो कि बच्चों को पढ़ाया जाता था पाठशालाओं के अंदर. पाठशाला कहाँ होती है, जो कि विद्यालय जो आचार्य के साथ लिया जाता था. द ब्रिटिश डिड नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ मास एजुकेशन.
egalitarianism was not objective of English education, hence only a limited number of the belonging upper strata, कि सिर्फ थोड़े तबके के लोग ही जो हैं वो अपर स्टार्टा में रहते हैं सोसाइटी के, और वही बेनिफिट ले जाते हैं एजुकेशन का, इंग्लिश लैंग्वेज में थी। और आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद भी हम क्या कर रहे थे, इक्वालिटी जस्टिस के बारे में ही बातचीत कर रहे थे, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, है ना। मास एजुकेशन एज एम्फेसिस concert effort have been made to the universalize elementary education। उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि भाई हमें देश में इक्वालिटी जस्टिस ये सब चीज़ें लानी है, और उसके बाद ही हमें ये याद आया कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन तो कम से कम बच्चों को दो। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, जो 8 साल तक होती है, उसके बाद सेकेंडरी, है ना। स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में एक culmination previous efforts and initiative to achieve the goal of education for all, thus evident that education goals, policies and strategies have to adjust the time again in responsive and socio-cultural changes that occurs in the different periods of human history in the country or the region. I hope you are getting my point. तो वही करिकुलम में क्या फिट किया जाता है, ये आसपास क्या चीज़ें दिख रही हैं सोसाइटी में। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, इसको ट्राई करता है कि भाई कल्चरल नीड्स सोसाइटी की क्या हैं, उसको पढ़ाया जाए, और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेस हो ही जाती हैं। समाज का कल्चर को ही एजुकेशन में करिकुलम बनाया जाता है, कोई भी चीज़ बाहर की आउट ऑफ द कोर्स नहीं पढ़ाई जाती। तो करिकुलम काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि भाई मेथड्स भी टीचर कौन से इनिशिएट लेगा, कि जो कल्चरल होंगे, है ना, जो एग्जिस्ट करते होंगे, जो इन्फ्लुएंस करेंगे टीचिंग लर्निंग पैटर्न को, है ना। दूसरा हो गया डिसिप्लिन, कल्चरल वैल्यू इन्फ्लुएंस द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। कल्चरल वैल्यू इन्फ्लुएंस करती है किसकी कंसेप्ट को, डिसिप्लिन के कंसेप्ट को। द प्रेजेंट कल्चरल पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। आज का जो प्रेजेंट कल्चरल पैटर्न है सोचने का, रहने का तरीके जो भी है, वो एक कंसेप्ट बताता है डिसिप्लिन का, वेयर द डेमोक्रेटिक वैल्यू आर एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेक्स्ट बुक्स हो गई, कि भाई करिकुलम कंटेन करते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो होती है वो फॉर्मुलेटेड होती है, डिटरमाइन होती है, और ये जो है फोस्टर करती है कि भाई प्रमोट करना है हमारी कल्चरल वैल्यूज़ आइडल्स को। अच्छा, टीचर जो होता है वो कैसे हेल्प करता है हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को इम्बाइब करने में। तो जो टीचर है ना, वो अपने कल्चरल वैल्यूज़ आइडल्स को इम्बाइब करता है, और उसको, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है इन सब का। ओनली सच टीचर्स अचीव मिशन सक्सेसफुली, दे इन्फ्यूज़ हायर आइडियल्स एंड मॉरल वैल्यूज़ इन द चिल्ड्रंस। टीचर वही है जो कि हायर वैल्यूज़ मॉरल्स बच्चों के अंदर डाल पाए टाइमली। मॉरल्स भी कुछ हद तक वैलिड होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया, नो नेवर। अब मॉरल वैल्यूज़ हमें ये सिखाते हैं हिंदू धर्म के भी, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शूद्रों को ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीचर ये ऐसा सिखाएगा तो वो डिस्पैरिटी ला रहा है। क्लासरूम में वैल्यूज़ सिखानी है, ना कि डिस्पैरिटीज़। तो टीचर का काम सबसे बड़ा है यहाँ पे। कल्चर वैल्यूज़ कैसे ट्रेस करेगा, कि डिफरेंट रिलीजन के जो सेलिब्रेशन होगी वो मनाएगा, ताकि बच्चों को पता चले कि ये तो क्रिश्चियन भी मना रहा है,
हिंदू वाला भी मना रहा है, मुस्लिम वाला भी मना रहा है, तो क्या होगा, उसको ये पता चलेगा कि अच्छा ये कल्चरल वैल्यूज़ हमें सबको मनानी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टीचर कर सकता है। चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन ग्लोबल सिनेरियो। नाउ टीचर एजुकेशन इज अ ग्लोबल प्रोफेशन, ठीक है, needs to be understood properly, ठीक है। It's essential to grasp the global perspective of it as if today to make assumptions about the near futures and utilize the best thinking instructional modules available in the present time। कि भाई टीचर एजुकेशन जो है वो एक नीड है, ग्लोबल प्रोफेशन है, और इसमें नीड होती है समझने की किसी भी चीज़ को, कि भाई ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, कि कैसे आप फ्यूचर किसी का बना रहे हो। आप जैसी उसको वैल्यूज़ दोगे, जैसी उसको सोचने की शक्ति दोगे, जैसा एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोगे इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, तो क्या होगा, इससे एक टीचर अज्यूम कर लेता है कि भाई इस व्यक्ति का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसका क्या यूटिलाइजेशन क्या समाज को होगा। प्रोफेशनली अगर कहें तो पावरफुल टीचिंग जो होती है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज की समय की नीड है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की नीड है, कि अगर पावरफुल टीचिंग आपने कर ली तो डेफिनेटली डायनेमिक्स चेंज होने में वक्त नहीं लगता। तो सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ थीम ऑफ डायनेमिक इनिशिएटिव्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन को डेवलप करने के लिए सोसाइटी बहुत सारी चेंजेस अडाप्ट कर लेती है थ्रू द पावरफुल टीचिंग। ड्यू टू दिस डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग वुड बी हायर इन द 21वीं सेंचुरी दैट इन द 20th सेंचुरी। जो 20वीं शताब्दी में हो रहा था वो 21वीं में नहीं होना चाहिए, और जो 21 में हो रहा है वो 22 में नहीं होना चाहिए। तो कितनी शताब्दियाँ जो चेंजेस हो रही हैं वो क्या बता रही हैं कि कैसे समाज बदल रहा है, इसकी डेवलपमेंट और इवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है। एज अ रिजल्ट टीचर वुड need to acquire additional knowledge and the skills both general and specific to be able to survive the successful in the 21वीं शताब्दी स्कूल इन्वायरमेंट। आज के समय में सब इन्फॉर्म्ड है, ठीक है, हर किसी को पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, जर्नल स्पेसिफिक हर बारे में नेट है, बच्चे के पास फ़ोन है, तो उसको पता होता है कि कौन सी न्यूज़ चल रही है, कौन सी चीज़ें नहीं चल रही हैं। टीचर को अगर नहीं ना पता है, एडिशनल नॉलेज नहीं ना है, कुछ स्किल्स के बारे में नहीं ना पता, तो वो खड़ा होने के लायक नहीं है एक क्लासरूम में आज के टाइम पे। तो सरवाइव करना है ना, तो आपको अपडेटेड रहना है हर टाइम से। आपके पास स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स है, आपने लेसन प्लानिंग करी है, आपको उस टॉपिक के इर्द गिर्द का हर चीज़, हर नॉलेज पता है, हर स्किल्स के बारे में पता है, हाउ टू टैकल द चाइल्ड, आपको हर चीज़ आती है, तो आप सरवाइव कर लोगे। और इतने ग्लोबल सिनेरियो में चेंजेस आ रहे हैं ना, 21वीं शताब्दी में जो होता था वो अब नहीं होता, और अब की में डिफरेंट चेंजेस होंगे। फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइज्ड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करिकुलम। और तरीके बहुत हो सकते हैं कि भाई नॉलेज टीचर ले, तो प्रोफेशनली और कोर कॉन्सेप्ट्स उसके डेवलप होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो करिकुलम अच्छे से टीचर चला पाए, और फ्रेमवर्क गाइड डिसीजंस एंड प्रैक्टिस उसको आनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेशनल अकेडमी ऑफ एजुकेशन कमिटी ऑन NECT फ्रेमवर्क बनाती है, जो कि 3 इंसेक्टिंग एरिया ऑफ नॉलेज फाउंड इन मैनी स्टेटमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग विच would applicable for consideration
अब टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है? एज अ विजन ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन द 21वीं शताब्दी। तो नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, कंटेंट नॉलेज, कंटेंट ऑफ प्रैक्टिस पेडागोजी, टीचिंग डाइवर्स लर्नर, assessment of evaluation, classroom management, knowledge of subject matter and curriculum goals, education goals and purpose of for the skills, correct and subject matter, knowledge of learners and the element of social context, learning in democracy, preparing teacher for 21वीं शताब्दी। ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो आया है, अगर इसको हम ध्यान में रखें तो हम देख सकते हैं कि भाई टीचर्स और टीचिंग जो प्रोसेस है वो कितनी रिकॉग्नाइज हो रही है ऑल अदर प्रोफेशंस के दौरान। अगर देखा जाए तो इसकी ट्रेनिंग, इसका नॉलेज, स्किल्स, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, ग्लोबल काउंसिल ऑफ यूनिफाइड टीचर्स रजिस्ट्रेशन अलाउ फॉर इजी मोबिलिटी ऑफ टीचिंग अक्रॉस द नेशन बाउंड्रीज। बहुत सारे चैलेंजेस भी टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। फर्स्टली टीचर नीड्स रेडिकली अडेप्ट टू द न्यू स्किल्स। अब बहुत फास्ट चेंजेस आए, बहुत जल्दी टीचर को जल्दी स्किल्स आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना चाहिए, मेथड्स उसको एप्लीकेबल करने आने चाहिए, डिमांड्स मांगती है भाई। दूसरा आता है कि भाई माइंड सेट, उसकी माइंड सेट रहे कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को टाइम से जाना है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो डेफिनेटली डिफेक्ट होगा। इट इज़ ओनली देन टीचर कैन प्रोफेशनलाइज। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई आपके अंदर नॉलेज है, आप कभी भी जा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो। अब कितनी सारी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, तो टीचर को प्रोफेशनली तो साउंड रहना ही रहना है, टेक्नोलॉजी साउंड भी रहना है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन विद द competing डिमांड्स इन द rapidly changes socio-cultural system at the national as well as international level। टीचिंग जो प्रोफेशन है वो डिमांड करता है भाई चेंजेस। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, जस्ट नॉट लेटिंग इट डाउन। तो भाई जिसमें यही बताया गया कि वैसे समाज, संस्कृति आपकी एजुकेशन को कंट्रोल करती थी। अब एजुकेशन क्या कर रही है? एजुकेशन अगर समाज के बिहेवियर पर चलने लगी तो कैसे इस पर चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? क्या हिस्ट्री क्या थी भाई एजुकेशन की हमारे सिस्टम में? पहले रिलीजियस टेक्स्ट को ज़्यादा फोकस किया गया मेडिवल तक, फिर जैसे ड्रास्टिकली वो हमें छोड़ के चले गए, तो वैसे हमारे देश में इक्वालिटी की भूख हड़ताल और ये सब एजुकेशन के बारे में थोड़ा कम सोचा गया। फिर 1990 में हमारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी को भी सीखने में वक्त लगा। टीचिंग प्रोफेशन कैसे प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन ग्रुप है, कैसे वो सोशियो कल्चरल के सारे फैक्टर डायमेंशंस को लेके चलता है। अगर उसको अच्छे से सब चीज़ें इम्पार्ट करनी है तो उसको कुछ टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। स्किल्स जो हम बुक से पढ़ रहे हैं, थियरीज़ पढ़ रहे हैं, फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, थियरीज़ पढ़ते हैं, मेथड्स पढ़ते हैं, कुछ अपने इन्वेंटेड मेथड्स होते हैं। असेसमेंट कैसे हो, टीचिंग प्रोफेशन अच्छा हो, कैसे हो, स्किल्स आनी चाहिए, तो ही वो क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेथड्स कैसे हों, क्लास में डिसिप्लिन हो, टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ाना है, टीचर कैसे कल्चर वैल्यूज़ इम्बाइब करेगा थ्रू द एजुकेशन प्रोसेस, करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्योंकि समाज के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे चेंज हो रहा है एजुकेशन, टीचर एजुकेशन सिस्टम चेंजेस ला रहा है प्रोफेशनली देखा जाए तो। ग्लोबली हम कितने, अगर पावरफुल टीचिंग कैसे होती है कि भाई आप किस तरह से उसमें इनिशिएटिव डायनेमिक्स लाते हो, है ना। समाज में कितना एवेल्यूएशंस होता है, उसकी वजह से टीचिंग प्रोफेशन भी काफ़ी हद तक एम्पावर्ड होगा। जब हम 20 में ऐसे नहीं थे, 20वीं शताब्दी में आप 21 में कैसे हो गए हैं। 21 में जो गलतियाँ होंगी वो हम 22 में नहीं करेंगे, तो कैसे ही
इम्प्रिंट्स जो हैं वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ग्लोबलाइज तरीके से टीचर एजुकेशन हुआ है, काफ़ी कैजुअल हो गई है। कहाँ हम में इंटीमेट रिलेशन की बात कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, आज भी है, बट आज फ्रेंड का रिश्ता बन चुका है। और टीचर को रैपिडली चेंजेस कैसे होगा कि वो अच्छा सीखे, समझे, अपडेट हो, हर चीज़ उसको पता हो, तो ही वो इस सोशियो कल्चरल इम्प्रिंट्स में अपनी कुछ कर पाएगा, नहीं तो टीचिंग प्रोफेशन तो ऐसे ही रह जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।